नमस्कार दोस्तों, एनडीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के 108 क्वेश्चन करवा दिए थे। बाकी जो भी शेष क्वेश्चन है उनको आज के वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है कि यदि P तथा Q अंक को निरूपित करें। कहने का मतलब ये है कि P और Q दोनों एक प्रकार के अंक हैं। एक अंक को निरूपित करें तो कथन 5 P9 प्लस 327 प्लस 2Q 8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। देखते हैं कि सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दिया गया है। इसके बाद कहा गया है 327 दिया गया है और इसके बाद दिया गया है 2Q 8 और उसने कहा है कि इनको जोड़ा गया है तो जोड़ने से आया है 1114। ये सवाल दिया गया है। अब उसने एक चीज ये भी कहा है कि Q का संभव अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो, एक ही यहाँ पर एक ही रो में दो चर है, एक P चर है और एक Q चर है। तो यहाँ पर अगर आपसे P का अधिकतम मान पूछेगा तो हम Q का न्यूनतम मान रखेंगे, अगर Q का अधिकतम मान पूछेगा तो हम P का अधिकतम मान रखेंगे। तो उसने किसका अधिकतम मान पूछा है? Q का अधिकतम उसने पूछा है कि Q का कौन सा अधिकतम संभव मान होगा, तो हम यहाँ पर P का न्यूनतम मान रखेंगे। तो एक चीज ये बताइए, उसने पहले ही कहा गया है कि P और Q अंक को निरूपित करते हैं, तो सबसे न्यूनतम अंक कौन सा होता है? तो सबसे न्यूनतम अंक जो होता है वो शून्य होता है कि नहीं होता है? शून्य। अर्थात P की जगह हम न्यूनतम, अगर P का न्यूनतम मान रखेंगे तो आएगा शून्य। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 9 7 16 8 हो जाएगा 24। इसमें हासिल आएगा 2। अब यहाँ पर 2 है, अब 2 हासिल का हो गया और यहाँ पर 0 है तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पर हम Q की जगह पर कितना रखें? हमारे पास 4 है, Q की जगह आगे हम कितना रखें कि इकाई के अंक में 1 आ जाए? तो यहाँ पर हम कितना रखें? सबको पता है कि 7 4 कितना होता है? 11। अगर Q की जगह हम 7 रख दें, कितना रख दें? Q की जगह 7 रख दें तो क्या Q की जगह अगर हम 7 रख देंगे तो अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? सॉरी 11 आ जाएगा। जब 11 आ जाएगा तो इसमें 1 आ जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो 5 3 8 2 10 11। अर्थात P का जब न्यूनतम मान रख देंगे तो Q का अधिकतम मान यहाँ पर कितना रख सकते हैं? 7। अगर इनमें दोनों में से अगर यहाँ कहता कि दोनों जब भी इस तरह का सवाल देगा तो अगर केवल एक चर होता तो सवाल बिल्कुल सिंपल था, तो अधिकतम मान रखना होता, हम रख देते। अगर यही मान लीजिए ये चर Q यहाँ पर होता तो फिर यहाँ पर ये जरूरी नहीं था कि P का अधिकतम मान है तो Q का भी हम न्यूनतम रखेंगे। अगर एक ही स्तंभ में 2 चर हैं और एक का अधिकतम पूछता है तो फिर दूसरे का न्यूनतम हमको रखना पड़ेगा। तो इसमें 7 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। ये विभाज्यता के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया एक संख्या दी गई है, लिख लेते हैं। ये संख्या दी गई है, कहा गया है में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अच्छा ये बताओ, अगर इस संख्या में हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो अगर किसी दी गई संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा उसका इकाई के अंक में ही, तो अगर इसमें हम कह दें कि 5 जोड़ना है तो 5 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 इकाई के अंक में ही तो जोड़ेंगे। कोई भी संख्या अगर जोड़ी जाएगी तो इसका इकाई के अंक में ही तो सबसे पहले संख्या जोड़ी जाएगी। अब उसने हमसे कहा है कि इस संख्या को किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। तो 4 की विभाज्यता का नियम बताया जाता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक 89 लिखा है, तो 89 में क्या 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अर्थात इस 89 में हम कितना जोड़ें कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 4 का भाग चला जाए? तो 89 के आगे संख्या 92 होती है। कौन सी संख्या होती है? 92 होती है जिसमें 4 का भाग चला जाएगा। कैसे पता करेंगे? देखते हैं। 4 का इसमें भाग कराएंगे, 4 दूनाई 8 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 आ जाएगा, 4 दूनाई, यहाँ पर कितना बचेगा? शेष। अब यहाँ पर भी कंडीशन देखना, अगर यहाँ पर घटाना होता तो हम सीधे क्या कर देते? इसमें शेष घटा देते। लेकिन सवाल में खुद कह रहा है कि क्या जोड़ें, तो जोड़ना है तो फिर हम क्या जोड़ेंगे? भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे। अर्थात इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। 89 में 3 जोड़ो, देखो 92 हमें संख्या मिल जाएगी जो 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। सबको समझ में आ गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अर्थात इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाए? तो इसमें 3 जोड़ा जाए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111।
क्वेश्चन नंबर 111 में कहा गया है, एक संख्या दी गई है और उसने कहा है कि इस संख्या में कम से कम क्या क्या जोड़ें कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ना कुछ संख्या जोड़नी है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर संख्या जोड़ी जाएगी, उसने कहा तो कोई भी अगर हम संख्या जोड़ेंगे, जैसे ऑप्शन दिया गया है 1 4 7 9, अगर कोई भी संख्या इसमें हम जोड़ेंगे तो इकाई के अंक में ही तो जोड़ेंगे, अर्थात हम किसमें जोड़ सकते हैं, तो इस इकाई के अंक में ही जोड़ सकते हैं। अब आगे देखो, 11 की विभाज्यता का नियम बताया गया था कि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग, ये दोनों अलग अलग ज्ञात करने के बाद दोनों का अंतर किया जाता है। अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि सम स्थान के अंक कौन है, विषम स्थान के अंक हैं, तो इसको सीधे समझो कि अल्टरनेट है। यानी अगर पहली संख्या से शुरू करेंगे तो पहली अगर लिया है दूसरी छोड़ेंगे, इस तरह से ये अल्टरनेट होता है। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ो अगर कितना आ जाएगा, 6 2 8, इनका योग 8 आया कि नहीं आया। अब इसके बाद जो भी संख्याएं बची हैं, दूसरी स्थान की बची है, चौथे स्थान की बची है, छठवें स्थान की, इनको जोड़ेंगे तो 8 3 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं हो गया। हमने बताया था कि या तो अंतर आने चाहिए 0 या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम 0 अंतर लाना चाहें तो बताओ यहाँ पर हम कितना जोड़ दें कि 0 आ जाए। तो सब तुम लोग कहोगे कि 7 अगर जोड़ दो तो ये 8 7 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में 15 लेस कर देंगे तो अंतर आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। 0 में तो 11 का भाग चला जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया एक संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई और उसने हमसे कहा है कि मैं लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो स्टार की वैल्यू है इसको ज्ञात करना है। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना, अल्टरनेट चलना है। इस तरह से देखेंगे तो 9 2 11 और 11 6 हो जाएगा 17 1 18। हमने देखा कि इनका योग कितना आ गया, 18 आ गया। अब जो भी बचे उनको अल्टरनेट जोड़ देते हैं तो 5 4 9 प्लस स्टार। अब हम देखेंगे कि स्टार की जगह पर हम कौन सी वैल्यू रख दें। एक चीज कि स्टार की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर स्टार जो है एक अंक को शो करता है। क्या शो करता है, एक अंक को ही तो शो करता है। यहाँ पर स्टार की जगह पर 0 से लेकर 9 तक ही तो कोई संख्या आ सकती है, 10 तो यहाँ पर कभी आ नहीं सकता है, कोई अंक आएगा। तो एक चीज देखो कि यहाँ पर हम कितना रख दें कि अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। तो एक चीज ये भी देखा जाता है कि कब हम अंतर 0 बनाएंगे, कब हम 11 से विभाजित होने वाली संख्या बनाएंगे। 18 में 9 घटाओ कितना आएगा, 9 आएगा। ये बताओ 9 11 से छोटा है कि 11 से बड़ा है, 11 से छोटा है। तो अगर 11 से छोटा संख्या आ जाए, 11 से छोटी संख्या आ जाए तो फिर अंतर 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 0 बनाने के लिए यहाँ पर 9 ही रख दें तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 में 18 घटा दें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात स्टार की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, 9 आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 की जगह 5 होता, कितना होता, 5 होता। अभी देखो सवाल समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 की जगह 5 होता तो 18 में 5 घटाएं कितना आएगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर 0 बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम 11 बनाने का प्रयास करेंगे या तो 22 बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना रखें, तुमको ऑलरेडी पता है कि 18 में 5 घटाएं तो 13 आया है। 13 में कितना घटा दें कि 11 आ जाए, तो यहाँ पर कितना घटा दें, 2 घटा दें। तो 13 में 2 घटाएंगे, अर्थात यहाँ पर स्टार की जगह पर 2 रख के देखो, देखो अंतर 11 आ जाएगा। 5 2 7, 18 में 7 घटा दें कितना आ जाएगा, 11। इस तरह के सवाल आगे कई सवाल मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा गया है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 8 की विभाज्यता का नियम बताया गया था कि अंत के 3 अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए। कहने का मतलब सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी जो संख्या होगी उसमें 8 से भाग जाना चाहिए। तो 116 में हम 8 का भाग कराएंगे। सबसे पहले एक बार भाग जाएगा तो 11 में 8 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 8 को 32 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सवाल में उसने कहा कि कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें
तो जोड़ना है तो हमने बताया था जब कभी भी जोड़ना हो तो जोड़ने में हमेशा भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। तो इसका अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। प्रॉपर इस सवाल के लिए तो जोड़ने और घटाने दोनों की संख्याएं सेम है। चाहे घटाने के लिए कहो तो भी 4 घटाओगे, जोड़ने के लिए कहोगे तो भी 4 घटाओगे, लेकिन जो जोड़ा गया है ये वाला 4 जोड़ा गया है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अच्छा क्वेश्चन है। संख्या दी गई है इस तरह से, ये संख्या दे दी गई है, कहा गया है पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दी गई है ये 11 से पूर्णतया विभक्त है और हमें y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अल्टरनेट करके जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 और इनको अल्टरनेट जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y। अब एक चीज देखो, जब ये संख्या ऑलरेडी 10 में हमको कोई संख्या घटानी है तो यहाँ पर 11 का गुणज बनाने की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। कभी 11 का गुणज बन सकता है क्या? जब ऑलरेडी यहाँ पर 10 है तो 10 में क्या कुछ घटा देंगे 11 का गुणज बन जाए, यहाँ पर 0 बनाने का ही प्रयास करेंगे। तो अब बताओ y की हम कितनी वैल्यू रख दें कि अंतर शून्य आ जाए। तो दिख रहा है कि 5 गुना 10 अगर रख दें तो 10 में 10 घटाएंगे शून्य आ जाएगा, अर्थात तो y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 5। तो वही पूछ रहा था कि y की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में कहा गया है 483 27 और स्टार 8 ये दिया गया है। पूर्णतया 11 से विभक्त है तो स्टार का मान क्या होगा देखते हैं। अल्टरनेट करके सबसे पहला काम जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 3 18 4 हो जाएगा 22। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 7 15 3 18 4 22। अब इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 प्लस स्टार। इतना हमने इतना करना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फिर वही इसमें नियम लगेगा कि हम 0 बनाएंगे कि 11 का गुणज बनाएंगे। तो 22 में 10 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। ये बताओ 12 11 से अधिक है कि नहीं अधिक है? अगर 11 अधिक है तो 22 में कुछ ना करो, 22 में 10 घटाओ 12 आ जाएगा। अब 12 में हम कितना घटा दें कि 11 हमें मिल जाए? तो कितना घटाओगे? कहोगे 1 अगर हम घटा दें तो 11 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, स्टार की जगह पर 1 रखो। तो देखो करके देख भी लिया करो। तो ये 22 आया, यहाँ पर 10 1 कितना होगा 11 होगा, 11 में 11 घटाएंगे 11 का गुणज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अर्थात ये इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 सॉरी 116 नंबर। कहा गया था स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या एक दी गई है, संख्या एक दिया गया, कहा गया पूर्णतया 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 की विभाज्यता तो सिंपल है, 9 की विभाज्यता का नियम बताया गया था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इनको अंकों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 3 16 16 5 21 1 22 और प्लस है स्टार है। अच्छा ये बताओ 22 के आगे ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 9 से पूर्णतया विभाजित होती है? तो 27 होती है। तो 22 में कितना जोड़े कि 27 पहुंच जाए? तो 5 हम जोड़ेंगे तो 22 5 27 हो जाएगा। स्टार की जगह पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का 118 है। उसने कहा है कि 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। अब हमें 18 की विभाज्यता का तो नियम पता नहीं है, हमें केवल विभाज्यता के नियम पता है 11 तक। 11 तक हमें विभाज्यता के नियम पता है। तो 11 के आगे जो भी संख्याएं आएंगी उनकी अगर हम विभाज्यता का अगर हमें विभाज्यता चेक करना है तो उनके अभाज्य गुणनखंड का मेथड किया जाता है। जैसे आपको 18 का चेक करना है कि कोई संख्या 18 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो इसके आपको अभाज्य गुणनखंड कराने हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड एक तो होगा तुम्हारा 6 गुणा 3 और एक होगा 9 गुणा 2। ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। हमने अभी बताया है कि हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा बताई गई थी कि उन गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे जिनका मासा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बताओ क्या 6 और 3 का मासा 1 है? नहीं है। तो ये गुणनखंड तो होगा लेकिन ये इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 9 गुणा 2। देखो इनका दोनों का मासा कितना आएगा
18 आएगा। अर्थात जो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी साथ ही साथ 2 से भी विभाज्य होगी वही संख्या 18 से विभाज्य होगी। ये नहीं होना चाहिए कि केवल 9 से हो 2 से ना हो, दोनों से होना चाहिए। अगर ये कोई संख्या दोनों संख्याओं से विभाज्य है तो वो संख्या 18 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो अब यहाँ पर सभी ऑप्शनों में हम चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 9 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है। ऐसे और उसने पूछा है कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, हमें नहीं पता करना है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इकाई का अंक 6 है तो ये संख्या 2 से तो विभक्त हो जाएगी। पहले हम 2 की चेक करते हैं विभाज्यता, फिर इसके बाद 9 की चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में 2 से भाग चला जाएगा, दूसरे में भी चला जाएगा, तीसरे में भी चला जाएगा, चौथे ऑप्शन में क्या 2 से भाग जाएगा। चौथे ऑप्शन में इकाई का अंक 3 है और 2 की विभाज्यता का नियम बताया गया था कि इकाई के अंक में कोई सम संख्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 0 या कुछ भी होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 से भाग नहीं जा रहा है, अगर 9 से जाएगा भी तो हमें क्या लेना देना है, हमें तो दोनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए, तभी तो वो संख्या 18 से विभक्त होगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो किसी संख्या को अगर 24 से इसकी विभाज्यता चेक करनी है तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 8 गुणा 3। नहीं समझ में आई बात? तो 8 और 3 दोनों से चेक कर लेना। पहले देखो 3 से चेक करना, क्यों 3 की विभाज्यता चेक करना ज्यादा आसान है, 8 की बाद में चेक कर लेंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके कहने का मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अगर हम 7 का गुणा कराएंगे तो टोटल अंक 3 3 ही प्राप्त होंगे। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है, उसके कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम 7 का गुणा कराएं तो यहाँ पर जो गुणनफल प्राप्त हो उसमें यही एक ही अंक बार बार क्या हो, रिपीट हो। तो उसके कहने का मतलब ये है। तो कहा गया कि किसी संख्या को 7 से गुणा कराएं। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शनों में हम 7 का गुणा कराएंगे तो एक ऑप्शन हमें ऐसा मिलेगा जिसमें जितने गुणनफल के अंक आएंगे सब 3 3 आएंगे। तो जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको गुणा करा के चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी में जब हम गुणा कराएंगे तो सभी अंक 3 3 ही प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। कहा गया है 1 से लेकर 200 तक के बीच, 1 से लेकर के 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 से विभक्त हैं। इसका एक तो तरीका ये है कि बेसिक तरीका जिसे हम समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से देखो किसी संख्या के 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। पहले हम इसको समांतर श्रेणी से बता देते हैं। समांतर श्रेणी सबने हाई स्कूल सिलेबस में है, सबने पढ़ी होगी। तो हमें अर्थात ये ज्ञात करना है कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। तो 1 के आगे पहली संख्या 6 मिलेगी, फिर 12 मिलेगी, फिर 18 मिलेगी। डाट डाट करके ऐसी संख्याएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अब ये 200 तो तुम्हारी 6 से विभाजित नहीं है, तो देखो इसको कैसे पता करेंगे कि 200 के पहले कौन सी संख्या होगी। 6 2 6 तिरका 18, 10 में 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पर जो पीछे आपको संख्या देखनी है वो 200 से संख्या कम होगी कि 200 से ज्यादा होगी। हमें 200 के पहले ही संख्या देखनी है। तो 200 के अगर आपको पहली संख्या देखनी है मतलब 200 में कुछ ना कुछ घटाना है कि नहीं घटाना है। तो कुछ ना करिए, सीधे 200 में 2 घटाइए, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी 198 आएगी। जो 198 संख्या होगी उसमें 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 6 तिरका 18, 6 तिरका 18। अब यहाँ पर देखो अंतिम पद दिया गया है। समांतर श्रेणी में फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, अर्थात अंतिम पद बराबर ये होता है। इसे अंतिम पद यहाँ पर 198 दिया गया है, प्रथम पद 6 दिया गया है, n की वैल्यू ज्ञात करना है। ये कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। यहाँ पर इधर 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 192, n माइनस 1 गुणा 6, 6 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 6 तिरका 18 और 6 दूनी 12, अर्थात आ जाएगा यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 32 बराबर n माइनस 1। तो n का मान कितना आ जाएगा, 33 आया कि नहीं आया। अर्थात 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी 33 संख्याएं होंगी जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा, मतलब 6 से भाग चला जाएगा।
तो ये तो इसका बेसिक तरीका हुआ, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका भी देखो कैसे करना है। आपको ये पूरा नहीं करना है। 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं कह रहा है कि नहीं कह रहा है। एक चीज ये ध्यान देना, ये शॉर्टकट केवल तभी लगता है जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं लिखी हो। शुरुआत कहाँ से हो? प्राकृतिक संख्याएं ही लिखी गई हो, 1 से शुरुआत हो और सभी प्राकृतिक संख्याएं हो। तो लास्ट में जो संख्या होती है 200 दिया गया है, हमें 2 और 3 दोनों से विभाजित करना था। 2 और 3 दोनों से विभाजित करने का मतलब किससे विभाजित करना था? 6 से। 6 से भाग कराएंगे, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, अर्थात अब तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो ये जो भागफल आता है ये इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या दे दी जाए, अगर पूरा पूरा यहाँ पर भाग चला जाए, तो फिर ये जो भागफल आता है उसमें 1 घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या पूरा पूरा भाग 0 शेष आ जाता, तो फिर आंसर 32 ना होकर इसका 33 ना होकर 32 आंसर होता। कभी भी इस तरह का भी सवाल दे दिया तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। दोनों तरीके हमने बता दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 123 में कहा गया एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस डायग्राम से बनाएंगे। उसने हमसे कहा था कि किसी संख्या को 13 से विभक्त अगर हम करते हैं तो शेष कितना बचता है? 1। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 101 बताया था, वहां पर हमने बताया था कि भाजक को यहाँ रखते हैं और शेष को यहाँ रखते हैं। आगे उसने कहा है यदि भागफल को 5 से भाग दें, 5 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? तो 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि जो अंतिम भागफल है वो 1 है। हमने कितना मान लिया? अंतिम भागफल 1 है। तो ये बताओ यहाँ की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? 5 1 कम 5 3 8, ये संख्या आ गई तुम्हारी 8। अब हम अगर यहाँ की संख्या ज्ञात करना चाहें तो 13 8 कितना हो जाएगा? 104, और ये हो जाएगी संख्या तुम्हारी 105। ये बताओ ये संख्याएं ज्ञात करना समझ में आया कि नहीं आया? अब उसने हमसे पूछा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो हमें ओवरऑल संख्या मिली कौन सी है? 105। अगर 65 से हम 105 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा तो 65 आ जाएगा, कितना शेष बचेगा? 40 शेष बचेगा। वही उसने पूछा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? तो शेष 40 बच जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 124। आगे क्वेश्चन नंबर 124 में कहा गया कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो शेषफल कितना है? यहाँ पर सवाल थोड़ा गलत है, शेषफल की जगह लिखो संख्या कितनी है, क्योंकि शेषफल नहीं पूछेगा, यहाँ पर वो संख्या पूछ रहा है कि संख्या कितनी है। चलो देखते हैं 124 को भी। कहा गया किसी संख्या में 7 जोड़कर, हम मान लेंगे माना कि वो संख्या x है। अगर किसी संख्या में हम 7 जोड़ेंगे तो सबको पता है कि एक संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ने से हमें योगफल प्राप्त होता है। तो उसने कहा है किसी संख्या को 7 जोड़कर, अर्थात ये योगफल ही तो कहलाएगा। योगफल को 5 से गुणा करने पर, और हमें पता है कि किसी संख्या में गुणा करने से गुणनफल प्राप्त होता है। संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देने पर, अब इसमें हम 9 का भाग करा देंगे तो ये भागफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने से कितना प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। ये तुम्हारा क्या बनेगा? समीकरण ये बन जाएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 15, यानी x + 7 × 5 बटे 9 बराबर हो जाएगा 15। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो x + 7 बराबर आ जाएगा 9 तिरका 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर 27 में 7 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अर्थात वो संख्या कौन सी आ जाएगी? 20। उसने यही पूछा था कि वो संख्या कौन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा गया है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी?
इस तरह का पीछे अभी 123 नंबर क्वेश्चन करवाया था, सेम उसी प्रकार का है, कर लेना, ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में कहा गया है कि चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, उसने कहा है कि चार प्राकृतिक संख्याएं, हम मान लेंगे चार प्राकृतिक संख्याएं a, b, c, d। उसने कहा है इन संख्याओं को बारी बारी से 3-3 के क्रम में जोड़ना है। कहने का मतलब उसके लिए है कि पहले a प्लस बी प्लस सी जोड़ना है, तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे। अब a को नहीं जोड़ेंगे, अब b प्लस सी प्लस डी जोड़ेंगे, b प्लस सी प्लस डी जोड़ेंगे। अब b को नहीं जोड़ेंगे तो c प्लस डी, अब फिर a जोड़ेंगे तो c प्लस डी प्लस a। अब c को नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा d प्लस a प्लस d। इनको जोड़ने से उसने कहा है कि क्रमशः योग कितना आता है, तो उसने कहा है कि 180, 180, 180, 197, 208, 222, ये उसने कहा है कि ये योग प्राप्त होता है। इस तरह से इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब उसने हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। अगर चार संख्याएं, इनका माध्य ज्ञात करना है, यानी इनको चारों को जोड़ने के बाद 4 से भाग करेंगे तभी तो हमें इनका माध्य प्राप्त होगा, अर्थात इनका समांतर माध्य या फिर इनका औसत ज्ञात करना है। तो अब ये औसत ज्ञात करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पता होना चाहिए, यानी चारों का योग पता होना चाहिए। तो एक चीज ये देखो, अगर हम इसको समीकरण 1 लिख दें, समीकरण 2 लिख दें, समीकरण नंबर 3 लिख दें और समीकरण इसको 4 लिख दें, अगर इनको हम तीनों को आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर देखते हैं कितनी बार a है, तो आपको 3 बार a मिलेगा। एक बार ये है a, एक ये है और एक ये। तीनों को जोड़ने से 3 बार a मिलेगा, 3 बार b मिलेगा, 3 बार c मिलेगा और 3 बार d मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो 8 2 10 7 17 आ जाएगा, 9 8 17 2 19, 19 एक आ जाएगा 20, हासिल लगेंगे 2 2 2 4 1 5 1 6 2 8। कुल मिला के ओवरऑल 807 योग आएगा कि नहीं आएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ से तीनों से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807। यहाँ से अगर हम केवल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर वैल्यू ज्ञात करें तो 807/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यही 807/3 यहाँ पर रख देंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। आगे क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 127 में कहा गया है कि 3 अंकों वाली एक संख्या दी गई है। ये संख्या दी गई है 3 अंकों की। 3 अंकों वाली एक संख्या को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या दी गई है 984 में जोड़ने से 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। कौन सी है? 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या विभाज्य है? ये संख्या जो है ये 11 से विभाज्य है। तो उसने हमसे पूछा है कि 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमको ज्ञात करना है। देखते हैं किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले यहाँ की जो संख्या होनी चाहिए वो किससे विभाजित होनी चाहिए? 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे स्टार होता था उसी प्रकार से यहाँ पर b दिया गया है कि b की जगह पर हम कितना रखें कि ये संख्या 11 से विभाज्य। तो अल्टरनेट जोड़ेंगे 7 3 10 और ये हो गया 1 प्लस b। अब यहाँ पर देखो 9 अगर हम रख दें b की जगह पर तो 9 1 10, 10 में 10 घटाएंगे 0, अर्थात हमें b का मान तो फिक्स हो गया। साइड में नोट कर लेंगे कि b की वैल्यू कितनी आई है? 9 आई है। अब इनको जोड़ो, देखते हैं जोड़। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखो 4 3 7। अब यहाँ पर 8 दिया गया है। अब यहाँ पर a की जगह पर कितना रख दें कि हमें 9 प्राप्त हो जाए? a की जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, अर्थात a की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई है। 9 4 13, हमें a और b की वैल्यू अलग अलग प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर a की जगह पर 9 a की जगह पर 1 रखेंगे और b की जगह पर 9 रखेंगे। तो a की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3, 9 चौको 36 और 36 3 हो जाएगा 39, अर्थात इसका 39 राइट आंसर हो जाएगा। 39 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 128 में कहा गया है कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है उसने कि दो संख्याएं हमें लेना है। अगर हम एक संख्या a ले लें और दूसरी संख्या b ले लें, तो उसने कहा है कि पहली संख्या को 2 बार जोड़ना है। जब हम पहली संख्या को 2 बार जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 भी हो जाएगा। उसने कहा है दोनों को जोड़ने से योग 100 प्राप्त होता है। अगर पहली संख्या को 3 बार जोड़ें तो 3a हो जाएगा, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ें तो योग 120 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो समीकरण बन गए हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या हम a b की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कई सवाल इस तरह से आए थे, हमने बताया था कैसे a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेना। उसने बड़ी संख्या पूछी है तो a और b में जिसका मान बड़ा हो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में कहा है कि एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया है और 30 पंक्तियां बनाई गई। एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस तरह से हम कह दें, इसको प्रैक्टिकली बता देते तो कभी भूलेगा नहीं। अगर हमने कह दिया कि इस तरह से 3 पंक्तियां हैं हमारे पास और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 लड़के हैं, इस तरह से हमने कह दिया कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 लड़के हैं और किसी विद्यालय में 5 पंक्तियां बनाई गई हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस विद्यालय में टोटल कितने छात्र होंगे, तो अगर इनको हम ऐसे गिनेंगे भी तो निकलेंगे कितने? टोटल 15 है। अर्थात हमने 15 निकाला कैसे है? जितनी पंक्तियां हो इनटू प्रत्येक पंक्ति में जितने छात्र हो, इनका आपस में गुणा करा देने से हमें कुल छात्र पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां हैं? 3, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने थे? 5। कितना आया? यहाँ पर तो छोटा सवाल था तो हम यहाँ पर गिन भी सकते हैं, तब 15 निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो वहां पर तो गिन नहीं सकते। तो ये फार्मूला ध्यान रखना कि पंक्ति गुणे प्रत्येक पंक्ति में छात्र, गुणा कराने से टोटल छात्र आते हैं। यही कैलकुलेशन इसमें भी करना है, यही शॉर्टकट इसमें भी लगेगा। देखते हैं क्या करना है। 129 उसने हमसे कहा है कि एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया गया है और 30 पंक्तियां हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 30 पंक्तियां हैं। और टोटल कितनी पंक्तियां? टोटल प्रत्येक पंक्ति में छात्र टोटल कितने थे? 54 थे। तो इनका दोनों का आपस में गुणा कराने से कुल छात्र आए हैं कि नहीं आए विद्यालय में? आगे उसने क्या कहा? यदि 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी? हम मान लेंगे x पंक्तियां बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं? 45। अच्छा बताओ, विद्यालय में छात्रों की संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ से भी कुल छात्र आए हैं और यहाँ से भी कुल छात्र ही आए हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 30 गुणे 45 54 बटे 45 करेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 छाका 54, 9 पन्ना 45, 5 छका 30। x की वैल्यू आ जाएगी 36। अर्थात इसमें टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी? 36 पंक्तियां बनेंगी अगर हम प्रत्येक पंक्ति में 45 लड़के खड़े करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 नंबर। क्वेश्चन नंबर 130 में कहा गया, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पीछे हम करवा चुके हैं, सिंपल है कि 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर होगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, 130 और 31 दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह से नंबर सिस्टम चैप्टर को हमने इस तरह से एक बारी बारी से सवाल बताए, सभी सवालों को बताया। तो आप लोगों को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।